So today we will discuss the structure of alcohols, meaning कि इन alcohols का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा और उस स्ट्रक्चर से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑलराइट, सो अल्कोहल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है और इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक वाटर है। ओके, सो इसे हम देखते हैं कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास मीथेनॉल है और ये वाटर है। सो इसमें हम देखते हैं कि जो सेंट्रल हाइब्रिडाइजेशन है किसी भी मॉलिक्यूल में, दोनों मॉलिक्यूल में से किसी में भी जो ऑक्सीजन है, दोनों के ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, राइट, दोनों के sp3 है। सो दोनों ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, राइट। वाटर के केस में 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, बट मीथेनॉल के केस में या जनरल अल्कोहल के केस में एक साइड अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा, राइट। ये पार्ट है अल्काइल ग्रुप का। ओके, सो एक पॉइंट ये नोट करने वाला है कि इनके जो OH की जो बॉन्ड लेंथ है, आप देखेंगे कि जो OH की बॉन्ड लेंथ है वो 96 पिकोमीटर है दोनों ही केस में, राइट। लेकिन अगर आप देखेंगे CH की बॉन्ड लेंथ, तो CH की बॉन्ड लेंथ वो 110 पिकोमीटर है, मीनिंग कि OH बॉन्ड से इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, तो इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो यहाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन से, वो इनको अपने साइड ज़्यादा पुल कर सकता है एज कंपेयर टू कार्बन के और हाइड्रोजन के बॉन्ड के, राइट। तो यहाँ पर हम इसके बॉन्ड की इंथैल्पीज भी देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, राइट, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है 104 किलो कैलोरीज एज कंपेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड के, जो कि 98 किलो कैलोरीज पर मोल है। साथ ही यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर भी गिवन है, किलो कैलोरीज को किलो जूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नोटिस करने वाला पॉइंट इसमें यह है कि OH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू CH बॉन्ड के, राइट। और साथ ही इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की वो 3.5 पॉलिंग स्केल है। इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऑक्सीजन से बना हुआ ये बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा, राइट। तो हम इसका डायपोल भी चेक करते हैं। ये है इसका डायपोल्स, और आप देखते हैं कि क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, यहाँ से इधर भी। लेकिन दोनों डायपोल्स का जो नेट रिजल्ट है वो वाटर के लिए है 1.85 डिबाई, जो कि डायपोल मोमेंट का यूनिट है, और मीथेनॉल के लिए ये है 1.7 डिबाई। तो डायपोल मोमेंट की अगर वैल्यू कम है तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि वो मॉलिक्यूल लेस पोलर होगा। हायर वैल्यू मीन्स हाईली पोलर, राइट। तो इसके हाईली पोलराइज होने के कारण यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, राइट, जिसे हम यहाँ पर शो कर रहे हैं ऐसे। तो ये बन गया डायपोल्स। अब इन डायपोल्स का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर आपके पास एक दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास अब ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और अगर मैं एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसके एडजेसेंट लगा दूं, तो आप देखते हैं कि जो इसका जो पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन है, मींस ये वाला, और जो नेगेटिवली पोलराइज्ड ऑक्सीजन है ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, मींस इंट्रा मॉलिक्यूल, राइट, दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिवली पोलराइज्ड हाइड्रोजन और ये नेगेटिवली पोलराइज्ड ऑक्सीजन, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इसी तरीके से आप इस एग्जाम्पल में ये फैक्ट भी देख सकते हैं
कि अगर मेरे पास एक मीथेनॉल का मॉलिक्यूल है और मैं इसी मीथेनॉल मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोज विसिनिटी में जब रखता हूँ तो हम देखते हैं कि यही सेम पोलराइज्ड हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पोलराइज्ड ऑक्सीजन से भी इंटरेक्ट कर सकता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दैट मीन्स कि मीथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें कि मैंने एक वाटर ले लिया है तो आप देख सकते हैं कि मीथेनॉल का जो मॉलिक्यूल है वो वाटर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि दोनों में जो सेंटर वाले पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि दोनों में OH है, चाहे वो मीथेनॉल हो चाहे वाटर है। तो इस पोलराइज्ड होने के कारण, इस डाइपोल मोमेंट की प्रॉपर्टी के कारण हमें काफ़ी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और वो क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इन अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी रेज करेगा, प्लस उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी भी रेज करेगा, राइट। सो हाइड्रोजन बॉन्ड एक कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। हमने इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक सेकेंडरी बॉन्डिंग है, राइट। और इसकी यहाँ पे देखिए बॉन्ड इंथैल्पी मैंने सप्लाई किया हुआ है 5 to 6 किलो कैलोरीज फॉर ईच मोल, ओके। सो इससे हमें किलो जूल में ये 21 से 25 आता है। अब अगर आप देखें इसके कंपैरिजन में, यदि आप इसको देखेंगे तो ये वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा है। ये है कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी रेंज और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी रेंज। सो ये इंडिकेशन इस बात का है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी रेंज है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत कम है, मीनिंग कि फिजिकल बॉन्डिंग हमेशा वीकर होगी, राइट। तो अब इसका रिजल्ट क्या है, इस डाइपोल का क्या कंक्लूजन निकलता है। आप देखते हैं कि क्योंकि वाटर का डाइपोल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मीथेनॉल का, और दोनों मॉलिक्यूल में यदि कोई डिफरेंस हमें नज़र आता है तो वो है एक मामूली सा डिफरेंस जो कि है सिर्फ इस पार्ट का, राइट। यानी कि अगर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो उससे डाइपोल मोमेंट ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप हो जाएगा, राइट। क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इसका ये मीनिंग होता है कि अगर 1.85 डिबाई है वाटर का डाइपोल मोमेंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 है, तो किसी भी अल्कोहल का, चाहे वो मीथेनॉल हो चाहे इसके नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर्स हों, किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑलराइट। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी वाटर मॉलिक्यूल्स एक स्ट्रक्चर शेप में आ जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो जाता है, और यहाँ जो आपको ब्लैक लाइंस दिख रही हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे ही इस ऑक्सीजन का नेक्स्ट हाइड्रोजन से, इस ऑक्सीजन का नेक्स्ट हाइड्रोजन से, एंड सो ऑन। सो हमारे पास इस तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर ना जुड़े हों तो रूम टेम्परेचर पे वाटर एक गैस होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये सभी वाटर मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएटेड होते हैं और काफ़ी टाइटली बाउंड होते हैं, जिस कारण से वाटर रूम टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड कंडीशंस में गैस नहीं होता है, इनफैक्ट एक लिक्विड है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। अब हम मीथेन के लिए देखते हैं और उसके लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो हम यहाँ पे पहले इस बटन को प्रेस करते हैं जिससे मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे, राइट। तो ये चेंज हो गए हैं और हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंज हुआ है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए थे अब वहाँ पर मिथाइल लग गया है, यानी कि अब ये बन गया मीथेनॉल। तो हम देखते हैं कि मीथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में भी इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, होती है। मीन्स कि मीथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड होते हैं, जिस कारण से मीथेनॉल भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है।
इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम 3 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो सकती है, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू इट्स अल्केन मेंबर्स। जैसे कि मीथेन को अगर हम देखें तो मीथेन एक गैस है, बट मीथेनॉल मीन्स कि मीथेनॉल एक लिक्विड है, इथेनॉल भी लिक्विड है। तो वो इसकी जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट लिक्विड क्यों है? वो फिजिकल स्टेट इसकी लिक्विड है बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। तो मीथेनॉल लिक्विड है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन हो सकती है कि जो मीथेनॉल है वो वाटर में सॉल्युबल है, राइट। सो वाटर मॉलिक्यूल में ये किस हद तक सॉल्युबल है? वाटर मॉलिक्यूल में ये लोग जो सॉल्युबिलिटी रखते हैं उसे हम कह सकते हैं इनफाइनाइटली सॉल्युबल, राइट। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। और ये हम ऐसे शो कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने ऐसे कुछ मॉलिक्यूल शो किए हुए हैं, राइट। तो आप देखते हैं कि जैसे कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन से, या वाटर का जो ऑक्सीजन है वो इसके हाइड्रोजन से, या वाटर का जो हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन से, या वाटर का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से। इस तरीके से मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसे हम कुछ ऐसा शो कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, राइट। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती है कि जो अल्कोहल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अपने बने हुए प्रीवियस अल्केन्स के कंपैरेटिवली हाई होता है। मींस जिस अल्केन से वो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उन अल्केन्स से हायर होगा। सेकंड चीज़ कि जो अल्केन्स जो अल्कोहल्स बनेंगे वो अल्कोहल गैसीय स्टेट में कभी नहीं होंगे, राइट। तो अल्कोहल जो है लिक्विड स्टेट में होंगे, और अगर हायर अल्कोहल्स हैं तो सॉलिड स्टेट भी हो सकता है। तो तीसरी बात यह है कि जितने भी अल्कोहल्स हैं वो सभी अल्कोहल जो हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, पर जैसे जैसे हम देखते हैं कि लोअर मेंबर्स हैं जिसमें कि मीथेनॉल है, इथेनॉल है, तो इनकी जो वाटर के साथ जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। और इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के पीछे जो कारण है, जो रीज़न है, वो रीज़न सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हम इसको एक टेबल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं, राइट। उसके लिए हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे, ओके, और हम इस बटन को टच करेंगे, राइट, ऐसे, ओके। सो अब हम इस टेबल में कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं मीथेनॉल के लिए। अगर आप मीथेनॉल के लिए देखते हैं तो मीथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट तो नेगेटिव है, बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर में सॉल्युबिलिटी देखें इनफाइनाइट है। मीथेनॉल जिससे बना है वो है मीथेन। अगर आप मीथेन का देखेंगे तो मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल नीचे है, इससे बहुत नीचे है, बॉइलिंग पॉइंट इससे नीचे है, और सॉल्युबिलिटी देखिए इसकी 3.5 ml है, वो भी गैसीय स्टेट में, 100 ml वाटर में, राइट। सो यहाँ पर हमें ये साफ नज़र आता है कि जैसे ही मीथेन में एक OH ग्रुप अटैच हुआ एक हाइड्रोजन लॉस करके, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ जाता है। 161 नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव 65 है, प्लस उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें कि हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं क्लोरीन से, तो आप देखते हैं कि ठीक है, इससे मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है, इससे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है एज कंपेयर टू मीथेन के, और सॉल्युबिलिटी भी इसकी बढ़ जाती है, राइट। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो मॉलिक्यूल है मीथेन, मीथेन मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, राइट, और क्लोरोमीथेन इससे थोड़ा सा पोलर है, और मीथेनॉल बहुत ही हाईली पोलर है, जिस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी जो है धीरे धीरे इंक्रीज होती है, मीथेन से क्लोरोमीथेन और उससे मीथेनॉल के लिए। ये सेम चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी एज इट इज़। अब हम दूसरा मेंबर देखते हैं। यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले इथेन से। तो आप इथेन के लिए देखेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 88 है नेगेटिव, सॉल्युबिलिटी 4.7 मिलीलीटर, राइट। और जब आप इसमें एक क्लोरीन अटैच कर दें, क्लोरोइथेन बना दें, तो आप देखते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि अब ये पोलर हो चुका है, और साथ ही इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई।
लेकिन जब आप इस क्लोरीन के बदले में यहाँ पर OH लगा देते हैं तो आप देखते हैं कि अब और ज़्यादा पोलराइज्ड हो गया है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और सॉल्युबिलिटी उसका लेवल टूट चुका है और वो इनफाइनाइट हो चुका है, राइट। इसी तरीके से अगर हम देखें प्रोपेन है, तो प्रोपेन में देखिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट -42 है और जब इसको हम अल्कोहल बनाते हैं तो 97 पहुंच जाता है, राइट। तो ये है सॉल्युबिलिटी इसकी इनफाइनाइट, राइट। और सॉल्युबिलिटी देखिए प्रोपेन की कम है। लेकिन अब आपके पास यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझने वाला है, अगर आपके पास 1 ब्यूटेनॉल है, राइट, 1 ब्यूटेनॉल है या आपके पास 1 पेंटेनॉल है, तो आप देखते हैं कि इस केस में इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। और अगर हम इसको ऐसे कंपेयर करें, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, सारे लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं विदाउट एनी ब्रांचिंग, तो हम देखते हैं कि इन सभी लीनियर मॉलिक्यूल्स में जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बढ़ रहा है। सिर्फ रेड वाले डेटा को देखेंगे, 65, 78.5, 97.4, 117.3 एंड 138। इट मीन्स कि अगर यहाँ पर 1 हेक्सेनॉल होगा तो वो 138 के ऊपर निकल जाएगा। साथ ही एक और भी चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पर देखिए सॉल्युबिलिटी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। यहाँ 8 पर आ गया वैल्यू और यहाँ पर 2.2 आ गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर 1 हेक्सेनॉल की एक्सपेक्ट करूँ तो 1 हेक्सेनॉल की जो सॉल्युबिलिटी वो 2.2 से कम हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्या कारण है कि इसमें अब चेंज हो रहा है? तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है, राइट। ये मेरे पास जो मॉलिक्यूलर मॉडल है ये है 1 ब्यूटेनॉल का, ओके, 1 ब्यूटेनॉल। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे साफ साफ तौर पे 4 कार्बन नज़र आ रहे हैं, राइट, 1 2 3 4, और ये फर्स्ट कार्बन है जिस पर OH ग्रुप अटैच्ड है, राइट। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल एक्सपेक्ट करते हैं, ये मॉलिक्यूल है जो कि है इथेनॉल, राइट। तो आप देखते हैं कि जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है इसमें 2 कार्बन हैं और ये OH ग्रुप आ गया। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें एक साथ रख के, तो आप देखते हैं कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल में आपके पास 2 ही कार्बन हैं, जबकि ब्यूटेनॉल में आपके पास 4 कार्बन हैं, ओके। सो पॉइंट ये है कि जो हमारे पास ये ग्रुप है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप तो पोलर है, राइट। ये ग्रुप कैपेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, ये ग्रुप कैपेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, ये कार्बन चेन का जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, बल्कि ये ग्रुप जो है ये वाटर रिपेलेंट ग्रुप है। ये ग्रुप एक नॉन पोलर ग्रुप कंपोज करता है और इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ अल्कोहल। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। हाइड्रोफोबिक मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबोस मीन्स फियर, राइट। सो मीन्स कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। इसी पार्ट के कारण ये लोग सॉल्युबल नहीं होते हैं, राइट। तो इसलिए अल्कोहल में हम देखते हैं कि सभी अल्कोहल्स में OH ग्रुप तो होता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे उसके पास ये नॉन पोलर पार्ट उसका इंक्रीज होता चला जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में एक्सपेक्टेड है कि कम ही होती चली जाएगी, राइट। लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नहीं कम होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण बिल्कुल सिंपल है कि जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल साइज इंक्रीज हो जाएगा, नॉन पोलर पार्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये पार्ट तो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ने वाला पार्ट, और ये जो पार्ट है, जो ये बिगर नॉन पोलर पार्ट है, ये वैन डर वाल फोर्सेस से भी अटैच हो सकता है, राइट। सो अगर मेरे पास एक ऐसा ही और यहाँ पर एक बड़ा ब्यूटेनॉल होगा, तो उस ब्यूटेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, साथ ही वैन डर वाल बॉन्डिंग भी होगी, जिस वजह से इसके बीच में मीन्स जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही हाई डिग्री की होती है। और अगर हम इसके कंपैरिजन में इसे नोटिस करें तो इसमें देखते हैं कि इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है, वो काफ़ी स्मॉलर है। मीन्स कि इसके बीच में जो वैन डर वाल फोर्सेस होंगी उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही रहेगा दोनों में, राइट।
दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। बस बात इतनी सी है कि जिसका हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है उसमें वैन डर वाल बॉन्डिंग भी बढ़ जाती है, जिस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है, बट क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसीलिए उनका सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाता है। ऑलराइट, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे एक्सटेंड करते हैं कि अगर ब्रांचिंग हो जाए मॉलिक्यूल्स में तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे पास जैसे ये कंपाउंड है, देखिए ये है 1 ब्यूटेनॉल, राइट, 1 2 3 4 एंड दिस इज फर्स्ट कार्बन, सो दिस इज 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल के ही जैसा हमारे पास एक और कंपाउंड है, ये है 2 ब्यूटेनॉल, ओके, और एक हमारे पास है ये टर्शरी ब्यूटेनॉल। तो होपफुली सभी को ये बात समझ में आ जाती है इजली कि अगर आइसोमर्स हैं हमारे पास एल्कोहल्स के या इन जनरल किसी भी कंपाउंड के, तो उस पर क्या इम्पैक्ट है, राइट। तो अब अगर हम इन तीनों कंपाउंड्स में कुछ अगर कॉमन देखें तो इसमें बहुत कुछ कॉमन है। सबसे पहली बात जो इसमें कॉमन है वो यह कि इन सभी के पास एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऑलराइट। सेकंड चीज़ जो इसमें है वो ये सभी के पास जो नंबर ऑफ कार्बन हैं वो भी सेम है, और अगर इसमें कोई डिफरेंस है इन मॉलिक्यूल्स में तो वो सिर्फ इनके वे ऑफ बॉन्डिंग या ब्रांचिंग पे डिफरेंस है, राइट। जैसे कि हमारे पास ये टर्शरी का केस हो गया और ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी मीन्स ये कार्बन, और ये प्राइमरी है। तो इसकी ब्रांचिंग का क्या इफेक्ट होता है, इसकी ब्रांचिंग का इफेक्ट समझने के लिए हमें वैन डर वाल फोर्सेस को देखना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस जगह से। अब देखिए कि जैसे कि ये मॉलिक्यूल है तो इसी के जैसे अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ऐसे रख लेता हूँ इसके ठीक नीचे, ऐसे इस तरीके से, ओके, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही रही है, लेकिन आप देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है मैक्सिमम एरिया तक इसको ओवरलैप कर जाता है, ओके। तो वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि मॉलिक्यूल का साइज कितना लार्ज है, ओके, और वो कितना ईजिली पोलराइज हो सकता है। दोनों बातें एक ही हैं। अगर साइज लार्जर होगा तो मॉलिक्यूल ईजिली पोलराइज्ड होगा, और अगर वो ईजिली पोलराइज्ड होगा तो वो ईजिली बाउंड भी हो जाएगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, ओके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पर है वैन डर वाल फोर्सेस। सो वैन डर वाल फोर्सेस जो है वो नॉन पोलर पार्ट में होते हैं, राइट। सो ये वैन डर वाल फोर्सेस होंगे इसमें। इसका एरिया जो है ओवरलैपिंग रीजन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन में अगर हम टर्शरी को देखते हैं, ओके, सो जैसे कि यहाँ पे देखिए टर्शरी मॉलिक्यूल है, तो आप देखते हैं कि टर्शरी मॉलिक्यूल में ये एक स्फेरिकल सी शेप ले जाता है, कुछ ऐसा, मीनिंग कि ये मॉलिक्यूल काफ़ी हद तक ऐसा एक स्फीयर जैसा बन जाता है, ओके। और अगर हम इसका दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं तो आप देखते हैं कि इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स में जो इसका नॉन पोलर पार्ट है, मीन्स कार्बन चेन का जो पार्ट है, अगर हम उसे कंपेयर करें लीनियर चेन से इस तरीके से, तो ये बहुत ही सिंपल ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, जो लीनियर मॉलिक्यूल है, इस केस में ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा लेवल तक होगी। लेकिन क्योंकि इसके मॉलिक्यूल एक ही कार्बन से तीनों मिथाइल ग्रुप जुड़ गए हैं, तो इन्होंने जैसे यहाँ पे गुच्छा सा बना दिया है, यानी कि इन्होंने जो इसका नॉन पोलर पार्ट का जो रीजन था वो रीजन स्फेरिकल शेप में आ चुका है, मीन्स कि काफ़ी हद तक ये कम हो चुका है, ओके। सो पॉइंट है कांटेक्ट का। कांटेक्ट का पॉइंट ये होता है कि अगर ये चीज़ लीनियर है और ये चीज़ स्फेरिकल है, ओके, ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, जस्ट एक इमेजिनेशन है कि ये एक स्फेरिकल शेप जैसा आ जाता है। तो जब आप इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को देखते हैं तो आपको वो एक स्फीयर जैसा इमेजिनेशन देता है, राइट। तो दो स्फेरिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की जो ओवरलैप्स हैं उसके कंपैरिजन में अगर हम दो लीनियर मॉलिक्यूल्स का ओवरलैप देखें तो वो कहीं फार बेटर है। इसीलिए जब भी ब्रांचिंग होगी तो उस ब्रांचिंग के होने से मॉलिक्यूल का जो ओवरऑल जो लुक है वो स्फेरिकल हो जाता है, यानी कि उसके जो नॉन पोलर पार्ट है
उसका एरिया कम हो जाता है, और एरिया कम होने से उसका ओवरलैपिंग कम हो जाता है। ओके, ओवरलैपिंग कम होने से ऑब्वियसली जो सेकेंडरी फोर्सेस हैं, मीन्स वैन डर वाल फोर्सेस हैं, वो भी कम हो जाएगा, जैसा कि इस केस में होता है जब ये अपने ऐसे मॉलिक्यूल से अटैच होता है। तो जब भी ब्रांचिंग होगी तो हमेशा इस बात पे डिपेंड करेगी ब्रांचिंग, कि अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो डेफिनेट सी बात है कि जो नॉन पोलर पार्ट है उसका एरिया कम होगा, वैन डर वाल फोर्सेस कम हो जाएंगी, और इस करके इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। पर हाँ, यहाँ पर एक और भी चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर इसका नॉन पोलर पार्ट मतलब नॉन पोलर पार्ट का अगर एरिया इस तरीके के ब्रांचिंग से अगर कम हो जाता है तो ये एक जगह पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालता है। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि अगर इसका नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा है और इसका नॉन पोलर पार्ट कम है, मीन्स कि हमने इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोला था, तो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट का एरिया भी कम हो गया और इसके हाइड्रोफोबिक पार्ट का एरिया ज़्यादा हुआ। तो इसका साफ मतलब ये हो गया कि ये मॉलिक्यूल का वाटर से जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल, बिकॉज इसका जो नॉन पोलर पार्ट है उसका एरिया ज़्यादा है। नॉन पोलर पार्ट का एरिया ज़्यादा होने का मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट का एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब कि वाटर को ये ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, मीन्स वाटर में ये डिज़ोल्व कम होगा और इसकी डिज़ोल्यूशन ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमारा कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है कि जब भी ब्रांचिंग होगी उससे हमेशा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। पर हाँ, इसमें ये बात ज़रूरी है नोट करने वाली कि जो ब्रांचिंग है वो ब्रांचिंग हमेशा उस कार्बन की होनी चाहिए जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी ब्रांचिंग को ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि मैं इस ग्रुप को इसके एंड पर अटैच कर दूँ कुछ इस तरीके से ऐसे, तो यहाँ पर भी ब्रांचिंग तो हुई है, लेकिन इस दूर वाली ब्रांचिंग का इम्पैक्ट कम होता है एज कंपेयर टू द कंडीशन व्हेन द ब्रांचिंग इज ऑन द कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, इस बात को भी हम बाद में देखते हैं, कंपेयर करते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसका लीनियर पार्ट है, ज़्यादा एरिया है, इसके एरिया देखिए थोड़ा सा ये मुड़ गया तो कम हो गया, और इसका देखिए ऑलमोस्ट मैंने स्फेरिकल शो किया हुआ है। ये सभी आइसोमर्स हैं, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। कॉमनली इसको हम सेकेंडरी ब्यूटेनॉल बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेनॉल और ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। जब भी ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, प्राइमरी का हाईएस्ट होगा 117, देन सेकेंडरी का उससे कम होगा और टर्शरी का सबसे कम होगा। वहीं सॉल्युबिलिटीज़ की इंक्रीज हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7.9 ग्राम है फॉर 100 ml ऑफ वाटर, तो 100 ml वाटर में सिर्फ ऑलमोस्ट 8 ग्राम सॉल्युबल होगा और ये 12.5 ग्राम सॉल्युबल होगा, और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ये इनफिनिटली सॉल्युबल है। ऑलराइट, अब हम ये बात देखते हैं कि अगर ब्रांचिंग इसकी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पर ना होकर के कहीं और हो जाती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो वो हमारे पास कंपैरिजन है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस बात का ध्यान रखना, इसका नाम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, इसको आइसोब्यूटेनॉल या इसको सेकेंडरी ब्यूटेनॉल नहीं बोलना है। ओके, क्योंकि ब्यूटेनॉल जो है वो आयोपैक नेम है और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। तो ये है हमारे पास, देखिए, आइसोब्यूटाइल मॉलिक्यूल। ऑलराइट, और ये मॉलिक्यूल जो है ये है सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। ओह, ये सेकेंडरी नहीं है, इसे हम थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, ये है हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो आप देखेंगे कि जिस कार्बन से OH अटैच्ड है उसी कार्बन पर अगर ब्रांचिंग हो जाती है और जिस कार्बन पर OH अटैच्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन पर अगर ब्रांचिंग होती है तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इम्पैक्ट हमारे पास यहाँ डेटा वाइज दिख रहा है साफ, कि अगर ब्रांचिंग उसी कार्बन पर होती है तब ये सेकेंडरी बनेगा और उस कंडीशन में देखेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। ओके, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। जबकि ब्रांचिंग अगर कार्बन चेन के एंड में है तो उसका इम्पैक्ट इस पर कम होगा। ओके, तो
उसका इम्पैक्ट ये होगा कि इसके अंदर वैन डर वाल फोर्सेस वैसे ही ज़्यादा होंगी जैसे कि ब्यूटेनॉल में थी, 1-ब्यूटेनॉल में थी, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा पर सॉल्युबिलिटी इसकी कम होगी। सो बॉइलिंग पॉइंट तभी कम होगा जब ब्रांचिंग उसी कार्बन पर हो जिस पर OH अटैच्ड हो, राइट। तो ये एक बहुत ही सिंपल कंपैरिजन है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में से। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होगा और सॉल्युबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब हम कंपेयर करते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स को। कंपेरिजन अमंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। हमारे पास यहाँ पे देखिए टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप्स मैंने शो किए हुए हैं, राइट। और इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स को हम इस तरह से शो भी कर सकते हैं। ये है हमारे पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। यहाँ पे देखिए ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ओके, CHO ग्रुप, ये NH2 ग्रुप, और हमारे पास इसके अलावा है क्लोराइड ग्रुप और ये ग्रुप, राइट। ये ग्रुप कहलाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C+O OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। ये ग्रुप हमारे पास बनेगा कीटो ग्रुप, C+O, ये एल्डिहाइड ग्रुप CHO। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा अमाइड ग्रुप, C+O अलॉन्ग विद NH2, ओके। सो कंपैरिजन इसका बहुत ही सिंपल है। हमें पता है कि जो एल्कोहलिक मॉलिक्यूल्स हैं, हम काफ़ी टाइम से उसको डिस्कस कर रहे हैं, एल्कोहलिक मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है होगा, राइट। जैसे कि हमारे पास ये देखिए ये OH है, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी सभी ग्रुप्स में हाईएस्ट है। यहाँ जितने भी ग्रुप्स लिखे हुए हैं सभी में इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी हाईएस्ट है, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्योंकि ज़रूरी कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होना चाहिए जो कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन हो सकता है, राइट। तो अब यहाँ पर क्योंकि इसके साथ अटैच्ड है तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो आप देखते हैं कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन इस O से अटैच्ड नहीं है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे NH2 ग्रुप में तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है हो सकना क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोइथेन प्लस मिथॉक्सी मीथेन। इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, सिर्फ डाइपोल डाइपोल मूवमेंट्स का ही इंटरेक्शन होगा, ओके। सो अब हम इसका डेटा भी देखते हैं। डेटा क्या है? डेटा देखिए बहुत सिंपल है। इथेनॉल यानी 2 कार्बन के सारे कंपाउंड्स हैं। इथेनॉल का देखिए बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री है और जैसे ही इसमें हम एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच करते हैं, मीन्स ये ग्रुप लगा देते हैं, OH को चेंज करते हैं इसमें, तो आप देखते हैं कि 78 से सीधा 20 पर आ जाता है, मीनिंग कि इसके अंदर फिजिकल इंटरेक्शन कम होगी, राइट। और जब हम इसके केस में अमीन जोड़ देते हैं, मीन्स कि ये C+O को रिमूव करके हम NH2 लगा देते हैं, राइट। तो जब आप NH2 लगा देते हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है, पर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो इसके डाइपोल की स्ट्रेंथ से कम होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो गया। वहीं पर अगर हम देखिए क्लोरीन अटैच कर देते हैं तब तो डाइपोल डाइपोल ही रह जाएगा, वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, राइट। और अगर हम ये ग्रुप लगाते हैं ईथर ग्रुप, तो ईथर ग्रुप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि इसकी पोलैरिटी भी बहुत कम हो जाती है। अब हमारे पास 2 ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कि आपको फंक्शनल ग्रुप देख के उसका बॉइलिंग पॉइंट का अंदाज़ा लगाना आ सकता है, राइट। वो हैं ये दोनों लोग। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो मेरे पास ये ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, राइट, यानी कि ये है कार्बोनिल ग्रुप, इसे हम ऐसे रख सकते हैं, राइट। तो ये है C+O OH, राइट। और वहीं पर हमारे पास जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो ये वाला है, राइट। ये है C+O NH2। और आप क्लियरली देखेंगे कि इसके केस में और इसके केस में ये तो पोलर पोलर है ही,
जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी वाला पार्ट है उसमें इसके पास 2 पार्ट्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकने के लिए, और इसके पास है 1 पार्ट। इसी कारण से जो अमाइड्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरेटिवली हायर होता है। ओके, सो CONH2 ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सामाइड ग्रुप, राइट, या अमाइड ग्रुप, और COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक के कंपैरिजन में जो अमाइड्स ग्रुप्स होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। ऑलराइट, सो अब इसके बिहाफ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो NCERT बेस्ड है, हम वो सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमें अरेंज करना है इन सभी मॉलिक्यूल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। तो हमने सबसे पहले वो ढूंढना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो वो होगा मीथेनॉल। तो मीथेनॉल को हम बोलेंगे नंबर 1। ओके, मीथेनॉल का सबसे कम हो जाएगा, और मीथेनॉल से बड़ा मॉलिक्यूल जो होगा वो होगा इथेनॉल। तो इथेनॉल को मिलेगा नंबर 2। आप देख रहे हैं कार्बन चेन बढ़ गई है। अब इथेनॉल से बड़ा होगा प्रोपेन 1-ओल, इसमें कार्बन चेन और बड़ी होगी। OH तो सभी में कॉमन है, तो इसको मिलेगा नंबर 3। अब हमारे पास आ जाता है ये 2 लोग, ब्यूटेनॉल, और यहाँ है एक पेंटेनॉल। तो यहाँ है देखिए ब्यूटेन 1-ओल और ब्यूटेन 2-ओल, यानी कि ये हो गया सेकेंडरी और ये हो गया प्राइमरी। तो हमें पता है कि इस केस में बॉइलिंग पॉइंट इसका हायर होगा। ओके, तो ये नंबर 4 हो जाएगा, और इससे भी हायर होगा ब्यूटेन 1-ओल का, तो इसे हम देंगे नंबर 5। और ब्यूटेन 1-ओल से लार्जर मॉलिक्यूल है पेंटेन 1-ओल, राइट, तो इसका नंबर हो जाएगा 6। ओके, तो ये हमारा ऑर्डर है। तो ऑर्डर हम ऐसे लिखेंगे, F से ग्रेटर होगा D, D से ग्रेटर होगा E, इससे ग्रेटर होगा C, उससे ग्रेटर B, और देन A। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। यहाँ देखिए पेंटेन 1-ओल है, मीन्स ये है OH ग्रुप के साथ, ये एक अल्केन है, सिंपली ब्यूटेन है, और ये है पेंटेनल CHO ग्रुप के साथ में, और ये है इथॉक्सी इथेन यानी कि ईथर ग्रुप। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे लोवेस्ट है? तो लोवेस्ट होगा ब्यूटेन का। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ वैन डर वाल फोर्सेस हैं, प्लस ये मॉलिक्यूल पोलर भी नहीं है। ओके, तो सबसे जो लोवेस्ट होगा वो होगा N ब्यूटेन का। इसे हम बोल देंगे कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D। तो सबसे कम होगा ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन से ज़्यादा किसका होगा? वो इथॉक्सी इथेन का D, क्योंकि ये मॉलिक्यूल पोलर है, राइट। बट इससे भी ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा पेंटेनल, क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो पेंटेनल का इससे ज़्यादा हो गया। और पेंटेनल से भी ज़्यादा पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी वाला मॉलिक्यूल पेंटेन 1-ओल है, तो इसका हो जाएगा सबसे हाईएस्ट। ओके, सो ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। ओके।